हेलो भाई और उनकी बहनों। आज का हमारा लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पे होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एक ज़माने में सिर्फ चावल के बदले चीनी लिया करते थे और आज के समय में हम एक डिजिटल पेमेंट से सब कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। सोचो कैसा सफ़र था ये। आज के समय में आप हर एक क्लिक पे जो मन चाहे वो घर मंगा सकते हैं, लेकिन पहले के समय सिर्फ चप्पल के बदले सिर्फ चप्पल मिला करती थी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो जो ये वर्ड बिजनेस है, इस वर्ड का मतलब होता है बिजी रहना, लेकिन ये बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कोई अपनी व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से बात कर रहा है। ये बिजी होने का मतलब होता है कि अपने काम में बिजी रहना, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इनकम कर पाएँ। जैसे आप अपना गुड्स या सर्विस दोगे तो उसके बदले कोई आपको पैसे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, शीला आंटी हैं। शीला आंटी सब्जी की दुकान चला रही हैं, उससे उनको पैसा मिल रहा है। रमेश अंकल है, वो अपनी कपड़े की दुकान चला रहे हैं ताकि उन्हें इनकम हो सके। इन सभी एक्टिविटी में सबसे मेन एम क्या होता है इन सब का, कि प्रॉफिट कमाना। समझ आया नहीं आया? इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करता है, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक चलाना, पैदल चलना, किसी की हेल्प करना, रिलीजियस काम करना, या कोई से भी काम जो ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी एक ह्यूमन के द्वारा उनकी डेली लाइफ में परफॉर्म की जाती है वो दो टाइप की होती हैं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसके पीछे का इंटेंशन सिर्फ आपका पैसा कमाना होता है, इसके सिवा आपका कोई और इंटेंशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपने क्या करा, एक गाड़ी ली, आपने गाड़ी चलाई ताकि आप पैसे कमा सको। आपने एक दुकान खोला ताकि आप उसमें सामान बेच के पैसे कमा सको। आपने एक बुक खरीदी जिसको आपने हाई प्रॉफिट में बेच दिया ताकि आप पैसे कमा सको। ये सारी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर की जाती। तो समझ आया कि नहीं आया? अगर आप लोग को समझ आया हो तो बताइए, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर बता दूंगा, कुछ नए तरीके से बता दूँ। अब समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके पीछे का इंटेंशन आपका पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी झाड़ू लगा रही थी, आपने देखा अपनी मम्मी की झाड़ू लेके आपने झाड़ू लगा दिया घर में। या कोई भी बूढ़ा था, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आपने उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दी। या कोई गिर गया, उसको आपने उठा दिया। ये सारे काम आप जो करते हो, इसके पीछे का इंटेंशन आपका पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सारी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले समझते हैं बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करता हूँ। किस इंटेंशन से? पैसे कमाने के इंटेंशन से, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी खोल ली है। एक पर्सन है, उसने वो वेजिटेबल सेल कर रहा है पैसे कमाने के लिए। एक पर्सन है, वो क्लोथ्स को खरीद रहा है मैन्युफैक्चर से और उसके बाद वो सेल कर रहा है। ये जो तीनों एक्टिविटी है, इन तीनों एक्टिविटी में मेन इंटेंशन है आपका पैसा कमाना। तो इसीलिए सारी एक्टिविटी आपकी बिजनेस के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस, कि क्या क्या चीज़ से मैं पहचान सकता हूँ कि बिजनेस क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। अब सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं कैसे पहचानूंगा कि बिजनेस है कि नहीं है? अब देखो, बिजनेस में जैसे कि हमें सबसे पहले पता है जो बिजनेस होता है उसमें हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है? पैसे कमाना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब दूसरा लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ? जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होता है? कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। समझ आया कि नहीं आया? अब तीसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? अब सीधी सी बात है, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सामान को खरीदते हैं और एज वेल एज बेचते भी तो हैं। तो इसलिए तो हुआ ये गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस का ये होता है कि जब भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अब इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग क्या है? अब देखो, सीधी सी बात है बच्चों लोग, कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होता है? पैसे कमाना। अब सीधी सी बात है, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इंटेंशन पैसा कमाना भी तो होगा ना, कि नहीं होगा? तो ये चीज़ हो गई। अब अगला पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि कल को आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। कल को ऐसा हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन
परसों को ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट कुछ ना हो, सारा का सारा लॉस हो जाए। अब अगला पॉइंट है रिस्क। अब देखो, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतनी ज़्यादा रेट में सामान खरीदेगी ताकि उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब जितनी छोटी कंपनी होगी वो उतना कम सामान खरीदेगी ताकि उसे उतना कम प्रॉफिट या लॉस हो। अब देखो, कोई भी छोटी कंपनी ये सोच के नहीं खरीदती कि वो कम सामान खरीदेगी, हर कंपनी चाहती है कि उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है उसके पास रिसोर्सेज, ये पैसे की कमी होती है, इसलिए वो कम सामान खरीदती है, और अगर उसका लॉस भी होता है तो कम लॉस होता है। वही देख लो, बड़ी कंपनी जो होती है उसको ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सामान खरीदती है ताकि उसे ज़्यादा सामान लॉस हो जाता है। वो जानबूझ के नहीं करती, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता है लॉस। समझ आया नहीं आया? अब समझते हैं प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें जो पर्सन ये एक्टिविटी करता है उसके पास एक काइंड ऑफ स्पेशल स्किल और नॉलेज होती है जिसकी मदद से वो पूरी सोसाइटी को सर्व करता है। अब देखो, बिजनेस और प्रोफेशन में एक अंतर होता है। जो प्रोफेशन होता है उसमें हमारा मेन इंटेंशन पैसा कमाना होता है, जो कि प्रोफेशन में हमारा नहीं होता। प्रोफेशन में हमारा मेन इंटेंशन सोसाइटी को सर्व करना होता है। इसमें भी हमारा पैसा कमाने इंटेंशन होता है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे होता है। सबसे पहला इंटेंशन हमारा सोसाइटी को सर्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एग्जांपल इसका डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्टर कैसे सोसाइटी को सर्व कर रहा है। अब देखो, जो डॉक्टर है उसके पास एक काइंड ऑफ स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, जो कि दूसरे किसी के पास नहीं है, जिसके वजह से सोसाइटी को सर्व करता है। अब सीए देखते हैं। अब सीए जो है उसके पास भी काइंड ऑफ स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, जो कि बाकी किसी और के पास नहीं है। अब लॉयर लेते हैं, जो तीसरा है लॉयर। अब लॉयर के पास स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, जो कि किसी और सेक्शन की सोसाइटी में पास किसी और पर्सन के पास नहीं है। इसलिए जो लॉयर होता है ये भी एक क्या है, प्रोफेशन होते हैं सारे। समझ आया कि नहीं आया आप लोग? अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। अब सबसे पहला पॉइंट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अब जैसे कि कुछ देर पहले हमने भी पढ़ा ही था कि जो डॉक्टर होता है उसके पास एक स्पेशल स्किल एंड नॉलेज होती है, जो कि पूरी सोसाइटी में किसी और पर्सन के पास अवेलेबल नहीं होती, जिसके मदद से पूरी सोसाइटी को क्या करता है, सर्व करता है। इसीलिए जो डॉक्टर है उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है और नॉलेज होती है। समझ आया कि नहीं आया? अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। अब जो कि डॉक्टर होता है, अब देखो सीधी बात है, जो डॉक्टर है वो उसने नीट निकाला होगा, तब वो जाके कॉलेज में गया होगा, तब उसने वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज एक्वायर करी होगी ताकि वो आगे फर्दर अपने स्किल को यूज़ करके सोसाइटी को सर्व कर सके। आपको समझ आया या नहीं आया? अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है उसके लिए एक काइंड ऑफ स्पेशल एसोसिएशन बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर ले लो। अब जो लॉयर एक प्रोफेशन है, इसके लिए बार काउंसिल बनाई गई है, जो कि सभी लॉयरों पे ध्यान देता कि रूल एंड रेगुलेशन बनाए बार काउंसिल, और बाकी सारे मेंबर उसकी चुपचाप से उस चीज़ को फॉलो करे, और जो भी पर्सन उसको रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन भी लगाई जाती है। आपको समझ आया या नहीं आया? अब कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अब जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसके पहले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, उसी को बाकी सारे मेंबर जो भी प्रोफेशन में ज्वाइंट होते हैं उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अभी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये सारे एसोसिएशन के द्वारा सेट किए जाते हैं। समझ आया या नहीं आया? अब पढ़ेंगे हम एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पर्सन काम करता है किसी और के लिए, और उसके बदले से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला है कि सर्विस टू अदर। अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी के लिए काम करूँ उसे सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मैं। दूसरा क्या है? पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस द सेंस मतलब, अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ उसे तो मैं अपनी पर्सनल सर्विस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। समझ आया? अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा? एग्रीमेंट। अब देखो सीधी सी बात है बच्चों लोग, अगर हम किसी के अंदर काम करने जा रहे हैं, कल को मैंने उसके यहाँ काम करा, उसने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो भाई मेरा तो घाटा हो जाएगा ना। इसीलिए जब भी हम एम्प्लॉयमेंट किसी के पास काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। समझ आया? अब चौथा क्या है? सर्वेंट। अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी के बाद यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं उसका सर्वेंट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? अब पाँचवा है नो नीड ऑफ कैपिटल। अब देखो बच्चों, जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना उसमें कोई कैपिटल की नीड नहीं पड़ती। कैपिटल इन द सेंस मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने से मैं पैसा लगाता हूँ वो पैसा। अब देखो मैं सीधी बात है, किसी यहाँ काम करने जा रहा हूँ तो मुझे तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो पैसे मिलेंगे वहाँ से। समझ आया नहीं आया?
अब छठवा क्या है, नो रिस्क। अगर मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या रिस्क है, लॉस होगा तो ओनर का होगा या जो बिजनेस रन कर रहा है उसका होगा, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, मुझे तो मेरा पैसा मिलेगा। समझ आया। अब साथ तो क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब नेचर एम्प्लॉयर क्या होता है, नेचर एम्प्लॉयर इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो वो गवर्नमेंट बॉडी है या प्राइवेट बॉडी है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, मोटा मोटा देखें तो बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का जिसके बिना बिजनेस कभी भी रन नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग क्या होता है, जैसे कि देख लो आप, अगर कोई भी बिजनेस है प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो रन कैसे करेगा, और रन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखो कोई भी बिजनेस हो, अगर उसके पास कस्टमर नहीं होगा तो सामान कैसे बिकेगा, और सामान नहीं बिकेगा तो उसके प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है इनोवेशन। अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस है अगर उसमें इनोवेशन नहीं होगा ना तो उसका सामान नहीं बिकेगा। अब इसको समझते हैं, देखो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर कोई भी कस्टमर है वो सामान क्या खरीदता है, तुम भी सोच लो, अगर तुम सामान बिजनेस दुकान पे खरीदने जा रहे हो, किसी भी बिजनेस पे या किसी भी दुकान पे सामान खरीदने जा रहे हो, तुम देखते क्या हो, कोई प्रोडक्ट ऐसा इनोवेटिव होगा तभी तो खरीदोगे, जो तुम्हारे आँख कैच करेगा, आई कैच करेगा, तभी तो खरीदोगे। अगर कोई भी सामान तुम्हारी आई नहीं कैच करेगा, तुम क्या बोलोगे, जानदार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं सामान नहीं लेता, मैं किसी और दुकान से ले लूंगा। समझ आया कि नहीं आया। अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बिजनेस का जो रिलेटेड टू सोसाइटी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि सोसाइटी में ना मैं एक रीजनेबल अमाउंट का गुड्स सप्लाई करूँ, जिससे सोसाइटी के लोगों को वो गुड्स दिखे भी कि हाई क्वालिटी का, ऐसा ना हो कि वो लो क्वालिटी का हो। दूसरा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तीसरा क्या है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर का मतलब है कि जब मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो ना मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि जो सोसाइटी के लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है ना, मैं उनको एक अच्छा रिटर्न दूँ, उस पर एक अच्छा प्रॉफिट दूँ। अब चौथा बनता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो चौथा पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि मैं सोसाइटी में जो लोग हैं, मेरे अगल बगल के जो लोग हैं, उनको मैं क्या दूँ, एम्प्लॉयमेंट दूँ। ऐसा ना करूँ कहीं बाहर से किसी को बुला के एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, उनको ना दूँ। समझ आया कि नहीं आया। अब देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से करना। अब देखते हैं बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। अब देखो बिजनेस में प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, विदाउट प्रॉफिट मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अब सीधी सी बात है, अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो अपना बिजनेस लंबे समय तक चला पाऊंगा, नहीं तो क्या मैं नहीं चला पाऊंगा। दूसरा क्या होता है, फॉर रैपिड ग्रोथ। अब सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, और नहीं होगा तो कैसे ग्रोथ करेगा। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मार्केट में इमेज बनेगी कि ये आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ आया नहीं आया। तीसरा क्या है, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अब मैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना ज़्यादा मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। अब अगला पॉइंट है हमारा बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस में डे टू डे लाइफ में परफॉर्म की जाती है। अब जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। और जो कॉमर्स है ना, वो भी हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है ट्रेड, दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमारे सारे रॉ मटेरियल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनल गुड्स में। समझ आ गया। अब जो हमारे गुड्स है ना, वो भी हमारे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको बनाया ही जाता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसर्स के लिए। समझ आया, मतलब ऐसे गुड्स जो कि बनाया ही इसलिए जा रहा है कि उन्हें प्रोड्यूसर से इस्तेमाल करे, ना कि कंज्यूमर इस्तेमाल करे। समझ आ गया। अब दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें बनाया इस पॉइंट ऑफ व्यू जाता है कि उसे इनडायरेक्टली कंज्यूमर ही कंज्यूम करे, ना कि उसे कोई प्रोड्यूसर कंज्यूम करे। समझ आया। अब तीसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बेसिकली फाइनल गुड्स तो नहीं होते, लेकिन वो फाइनल गुड्स को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का काम मैं क्या करूंगा, जो हमारी वीट हो गया, आटा हो गया, आटा को पैक करने के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। इससे क्या बन गया, आटा जो हमारा हुआ वो तो हमारा फाइनल गुड्स हो गया, और वो प्लास्टिक की जैसे पैकिंग करी वो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो जो हमारी तीन टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री।
अब जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, वो फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, जेनेटिक इंडस्ट्री में और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है और एज वेल एज एक्सट्रैक्शन होती है। समझ आया? अब प्राइमरी इंडस्ट्री ना हमारी फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है। सबसे पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन से कोई चीज़ खोद के निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल को निकालना या मिनरल्स को निकालना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती है। समझ आया या नहीं आया? अब दूसरा होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कराया जाता है या ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि बाकी सारी इंडस्ट्री इसका फर्दर यूज़ कर सके। समझ आया या नहीं आया? अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि बेसिकली क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए होते हैं ना, उसका यूज़ करके ये कोई फाइनल गुड्स बना देती है। अब जो हमारी ये इंडस्ट्री है ना, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उसका यूज़ करके ये फिनिश गुड्स बना देती है। समझ आया या नहीं आया? अब दूसरा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखो कंस्ट्रक्शन नाम से समझ आ रहा है कंस्ट्रक्शन करना। अब देखो इस इंडस्ट्री में क्या होता है? जैसे रोड्स, ब्रिज या कैनाल हो गए, टनल हो गए, ये सब चीज़ें इसी इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है। समझ आ गया? क्लियर? अब देखते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री अब सबसे लास्ट इंडस्ट्री होती है। अब देखो टर्सरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? टर्सरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री और एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को, दोनों को ये क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू एक्टिविटी या कोई सा भी ट्रेड हो गया या किसी भी रिलेटेड चीज़ों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं, अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करती है। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक सामान पहुंचाना होगा, तो कैसे पहुंचाया जाएगा? ये टर्सरी इंडस्ट्री की मदद से। ये ट्रांसपोर्ट देगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, ये इन चीज़ों में करती है। अब देखो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी सामान बना लेगी। वो जब सामान बना लेगी तो वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा? किसकी मदद से? टर्सरी इंडस्ट्री की मदद से। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे, ये जो भी करेंगे इसके मदद से क्या करेंगे? ये कंज्यूमर तक लास्ट में सामान पहुँचाएंगे। समझ आया? तो यही होता है टर्सरी इंडस्ट्री का काम। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। अब देखो कॉमर्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हिंड्रेंस। देखो हिंड्रेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? रुकावटें। अब जब भी मैं बिजनेस से कोई भी रुकावटें हटाता हूँ उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? कॉमर्स बोलूँगा। समझ आया? अब देखो जो हिंड्रेंस होता है ना, वो बहुत सारे टाइप्स का होता है। हिंड्रेंस ऑफ पीपल, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस और हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब जब भी ये सब चीज़ें मैं अपने बिजनेस से हटाऊंगा उस प्रोसेस को क्या बोलूँगा? मैं कॉमर्स बोलूँगा। समझ आ गया? अब जो मेरी कॉमर्स है ना, वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है ट्रेड, अब दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ आ गया? अब हम पढ़ेंगे ट्रेड। अब देखो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। ट्रेड का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान खरीदना या बेचना। अब देखो जो मैं सामान खरीदता हूँ, ये तो मैं बहुत ज़्यादा सामान खरीदूंगा, ये मैं बहुत थोड़ा सामान खरीदूंगा। इसीलिए जो हमारे ट्रेड है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है होलसेल, अब दूसरा है रिटेल। अब होलसेल में क्या होता है? मैं सामान ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता हूँ। अब जब मैं सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता हूँ तो सामान मुझे क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। अब रिटेल क्या होता है? रिटेल ट्रेड वो होता है जिसके अंदर मैं जो सामान खरीदता हूँ ना, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता हूँ, और जो स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदता हूँ वो मुझे इन कंपेरिजन ऑफ होलसेल के थोड़ा महंगा पड़ता है। समझ आ गया या नहीं आया? अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी कुछ देर पहले हमने हिंड्रेंस पढ़ा था। अब इसके अंदर हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हिंड्रेंस होता है उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। हमने कौन कौन से हिंड्रेंस पढ़े थे? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ पीपल, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ये जितने सारे हिंड्रेंस है ना, इसको हम इसी पॉइंट में फुल डिटेल में कवर करेंगे। समझ आ गया? क्लियर? अब देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी देखो कुछ देर पहले हमने पढ़ा था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सामान मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो जो ये प्रॉब्लम है कैसे फुलफिल हो सकती है? ये प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट की मदद से खत्म किया जा सकता है। तो समझ आ गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे हमारा रिमूव होगा बिजनेस से? बाय ट्रांसपोर्ट की वजह से। समझ आ गया? क्लियर? अब देखो हमारा अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। अब देखो हमारा एक हिंड्रेंस होता है हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अब देखो कोई सा बिजनेस में मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग को कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं क्या सेल कर रहा हूँ? ये आप लोग को कैसे पता चल सकता है? ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं है?
अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर अपने एडवर्टाइज करूँगा तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो ये जो मेरी हिंडन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये भी क्लियर हो जाएगी, किसकी मदद से? एडवर्टाइजिंग की मदद से। समझ आया या नहीं आया? अब देखो थर्ड है हमारा वेयर हाउस। अभी देखो हमने कुछ देर पहले ये भी पढ़ा था कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देखो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हमारी कैसे खत्म हो सकती है? अब समझते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस होता क्या है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास सामान है लेकिन मेरे पास सामान रखने की जगह नहीं है। अब देखो ये भी प्रॉब्लम हमारी। अब इसको बिजनेस में कैसे हटा सकता है? बिजनेस में इसको हटाया जा सकता है वेयर हाउस की मदद से। अब देखो मैं वेयर हाउस लाऊंगा, जो मेरे पास कहीं सामान रखने की जगह नहीं है तो मैं वेयर हाउस में सामान उठा के रख दूंगा, तो ये भी मेरी एक तरीके से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ आ गया? तो वेयर हाउस की मदद से मेरी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी कुछ देर पहले हमने यही पढ़ा था कि हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब देखो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखो जो पैसे की प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे फुलफिल हो सकती है, कैसे बिजनेस से खत्म हो सकती है? बैंक के द्वारा या किसी से मैं लोन ले लूँ, तो इसके द्वारा मुझे जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है वो खत्म हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई और दिक्कत? कोई और दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका कुछ जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब देखो हमारा अगला है इंश्योरेंस। अब देखो हमारा एक हिंड्रेंस होता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब देखो सीधी बात है, रिस्क क्या होगा? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बहुत रिस्क है, कल को क्या पता मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मैं सामान लेके जा रहा हूँ, मेरा सामान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, तो मेरा तो ऐसे लॉस हो जाएगा ना। तो बिजनेस में एक रिस्क है कि नहीं है? अब देखो रिस्क को कैसे हटाया जा सकता है? रिस्क को हटाया जा सकता है इंश्योरेंस की मदद से। अगर मैं इंश्योरेंस करा लूँ, कल को मेरा क्या पता फैक्ट्री में आग लग गई, अब मेरे फैक्ट्री में आग लगी, कल को मैं इंश्योरेंस को जाके क्लेम कर सकता हूँ ना, इससे मेरा कम से कम लॉस तो नहीं होगा। समझ आया? तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को किससे हटाया जा सकता है? इंश्योरेंस की मदद से। समझ आ गया? तो ये जो हमारा ऑक्सीजन ट्रेड जो टॉपिक है ये सारा का सारा खत्म हो गया। अब देखो आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देख रहे हो, आपको मैं सारी चीज़ें छोटे छोटे में समझा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको नीचे कमेंट में PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पूरा फुल डिटेल के अंदर। समझ आएगी? वो नोट्स एक तरीके का। समझ आएगा? क्लियर? देखो अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, या टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा है बिजनेस रिस्क। अब देखो बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क वो सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कंडीशंस होती है जिसकी वजह से मुझे या तो बहुत कम प्रॉफिट हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। समझ आ गया? क्लियर? अब देखो हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, किसकी वजह से मुझे बिजनेस में रिस्क होता है। सबसे पहला क्या है? नेचुरल कॉजेज। अब देखो नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपको कम प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड, ये अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके हाथ में नहीं होती है। अब आपको नहीं पता कब को फ्लड आ जाए या कब को अर्थक्वेक आ जाए। समझ आ गया? तो ये हमारे नेचुरल कॉजेज होते हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा पॉइंट है हमारा ह्यूमन कॉजेज। अब देखो ह्यूमन कॉजेज क्या होंगे? ह्यूमन कॉजेज ऐसे कॉज होते हैं जो कि किसी इंसान के द्वारा किए जाते हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, किसी पर्सन ने लॉ तोड़ दिया या हमने लॉ तोड़ दिया जिसकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस हो गया, या हमारी रेपुटेशन काफ़ी बेकार है मार्केट में। ये सोच लीजिए आप किसी साइबर सिक्योरिटी हो गई, कोई साइबर थ्रेट हो गया, किसी पर्सन ने क्या करा, मेरे साथ डिसऑनेस्टी कर दी। तो ये सब कॉजेज क्या होते हैं मेरे? अब देखो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेज। अब देखो इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है? इकोनॉमिक कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से मुझे प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई नई पॉलिसी लेकर आ गई जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। या सोच लीजिए कि एक्सचेंज रेट में कुछ पॉइंट की ऊपर नीचे गिर गया जिसकी वजह से मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस हो गया। समझ आ गया? तो यही सारी चीज़ें आपके पूरे बुक के चैप्टर्स में थे जो कि मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।